दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यस, आज और हमारे साथ एक सेलिब्रिटी है जिन्होंने ये एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 33 लाया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 33। तो इनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने रैंक लाने के लिए कैसे पढ़ाई किया है। तो आज हमें बहुत सारा इंसाइट मिलने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो आई वांट टू वेलकम यहाँ सीए वृंदा कालरा। थैंक यू सर। यस वृंदा, कैसा लग रहा है सीए ये प्रीफिक्स जैसे नाम के सामने आगे ऐड होने के बाद। सर इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू ऑब्वियसली क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो सबका ये ड्रीम था कि सीए सभी सीए बुलाएं। हम्म। तो इट्स लाइक अ ड्रीम। बहुत बढ़िया। सो वृंदा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सच थैंक यू में सर। आपने जो आपका ड्रीम था वो अचीव किया और एक रैंक के साथ आपने अचीव किया है। ओके, सो बहुत 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 बधाई बेटा। थैंक यू सर। सो वृंदा, जिस दिन रिजल्ट लगा जी, ये क्वेश्चन नॉर्मली जब भी मैं यहाँ पे किसी से बातचीत करता हूँ तो पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि वो दिन कैसा रहा, जब रिजल्ट लगा उसके पहले और रिजल्ट लगने के बाद। सर रिजल्ट की तो सुबह से वेट कर रहे थे एक्चुअली, वो अराउंड 1:30 के अराउंड आया था। हम्म तो उससे पहले तो ऑब्वियसली हार्ट बीट पड़ी हुई थी हम्म और उसके बाद इट वाज लाइक शॉक कि मतलब ये कैसे हो गया, रैंक कैसे आ गई। क्योंकि जनरली लगता है कि एक आधा सब्जेक्ट होता है ऐसा कि लगता है कि उसमें हो सकता है 40 भी ना आए, बट अच्छा। वो सब मिला के हाँ जी होता है, सबके साथ होता है ये अच्छा तो यानी ये जो है रैंक बट फिर आपको रिजल्ट देख एक्सपेक्टेड के नहीं लगता है था। आई स्टडीड हार्ड, आई अच्छा। स्टडीड वेरी हार्ड। रिविजन्स मैंने 6 बार रिविजन्स करी थी, फुल सब्जेक्ट, टाइम। सारा सिलेबस। हाँ अच्छा। जी। तो फिर भी कहीं न कहीं लगता है कि कहीं मैंने गलत ना लिख दिया हो हम्म। कहीं चेकर अच्छा ना हो, कुछ हम्म क्वेश्चन छूट ना जाए मार्कों ना। हम्म। और तो इस वजह से थोड़ा-सा तो डाउट रहता है कि जब तक स्क्रीन पे दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। तो यस तो वृंदा, ये सबको ही लगता है। मैं आपको बताऊं, हाँ मैंने जी। जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम देने के बाद मैं जब जैसे सारे पेपर कंप्लीट हुए तो उसके देने के बाद मुझे ऐसा कि यार मैंने लिखा तो सही था लेकिन चेकिंग सही होना चाहिए, सामने वाले ने सही मार्क्स एग्ज़ैक्टली, देने चाहिए। तो ये डर तो एग्ज़ैक्टली। रहता ही है। लेकिन हाँ जी। फिर आप इस डर को कैसे हैंडल करते थे जब ऐसा डर लगता था। बस सर एक पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है तुम पे, एक खुद हाँ। पे भी होता है कि इतना हार्ड वर्क किया है तो गलत तो नहीं हो सकता अच्छा। तो सो ये सब हाँ बाकी बोल। बिलीफ। हाँ जी। ओके, सो यस, आपने पेरेंट्स की बात निकाली तो मैं कहूँगा पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे यहाँ। यानी सिर्फ रैंक आपका नहीं आया है, रैंक उनका भी आया है, तो उनकी फीलिंग क्या थी जब रिजल्ट लगा। सर जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन माय आईज। तो फिर मेरे मदर थे पास में तो वो भी ऐसे खुशी के आंसू रो रहे थे। फिर फादर हम्म। को कॉल किया, वो भी आ गए। तो फिर दे वर लाइक ऑन द सेवन स्काई अरे वाह। तो इट वाज वेरी नाइस। यस बेटा, ये मैं सबको कहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में और आपकी पूरे लाइफ में। वो हरदम आपके साथ होते हैं एग्जैक्टली। और आपकी सक्सेस ये उनकी सक्सेस होती है। तो अपने हाँ आप जी। को वो आप में देखते हैं। तो यस, तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कहना। उनके लिए भी ये जिस दिन रिजल्ट लगा वो बहुत बड़ा दिन था, एक मेमोरेबल डे था उनके लिए भी। हाँ। यस विंदा, मैं जस्ट अपने जर्नी बताइए, फाउंडेशन इंटर। सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हो और फिर आपकी जर्नी बताइए कि कैसे रहा फाउंडेशन आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, इंटर में आपके कैसे अटेम्प्ट रहे और फाइनल में कैसा रहा। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ पंजाब। हम्म और सीपीटी मैंने सेल्फ किया था हम्म क्योंकि प्लस टू के सारा रिलेटेड ही होता है तो इट वाजंट एन इशू। तो फिर हम्म। सीपीटी में आई गॉट 176 आउट ऑफ 200। ओके। और फिर इंटर में मैंने दोनों ग्रुप अलग अलग दिए थे। अच्छा, तो एक एक ग्रुप फिर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बट हाँ। टोटल स्कोर आई गॉट 599 हम्म। एंड आई हैड 8 एग्जाम्शंस। 8 एग्जाम्शंस हाँ जी यानी आपको आदत हो गई अब एग्जाम्शंस लेने की तो हाँ जी, बस ये था कि थोड़ा उस टाइम था कि ज़्यादा सिलेबस होता है, कोई हम्म नोन में सीए था नहीं ऑलरेडी, कोई फैमिली में दूर-दूर तक कोई सीए नहीं था।
तो फिर कोई गाइडेंस नहीं थी कि साथ में ग्रुप देना चाहिए, अलग-अलग देना चाहिए। तो फिर इसीलिए अलग-अलग दिया था। तो फिर अब फाइनल में था कि अब तो साथ में ही देना है। यस, वेरी गुड। ये आपका हाँ जी। डिसीजन बहुत अच्छा रहा फाइनल में, और फाइनल में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ जी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट था बहुत मेरा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जो भी इंटर के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, देखो बेटा, आप इंटर में दोनों ग्रुप दो, बहुत अच्छी बात, लेकिन यस, वृंदा हमें ये बताती है कि एक एक भी दिया तो भी फाइनल में आप रैंक में आ सकते हो, अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत एग्ज़ैक्टली, अच्छा है। सही है वृंदा? एग्ज़ैक्टली। येस सर, डेफिनिटली। यस, तो वृंदा ये बताइए कि आईडीटी में आपको कितने मार्क्स है? और सर आईआईटी में आई गॉट 80। 80 मार्क्स आए हैं। हाँ तो जी, जैसे मैं क्लास में कहता हूँ कि इस बार 80 पार, तो आपने 80 तक तो ले ही लिए। एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी बात है। तो आईडीटी के, मुझे ये बताइए, आईडीटी के मेरे कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला? आपने रेगुलर कोर्स लिया या किस तरह से? जैसा मेरा रेगुलर कोर्स होता है, क्वेश्चनर्स होते हैं, रिविजन्स होते हाँ हैं, जी। तो ये सब्जेक्ट में आपने कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रखी? ये सब सुनना चाहेंगे आपसे बिल्कुल, क्योंकि आप तो रैंक में हो। कि कैसे स्ट्रेटेजी रखी और किस तरह से आपने इसकी पढ़ाई की? सर मुझे पता था आपके क्लास का मेरे सीनियर्स से चला था ऑफ़िस में, हम्म, तो फिर मैंने आपका रेगुलर बैच लिया था। हम्म। और मैंने आपका बैच अराउंड दिसंबर के अराउंड लिया था, लाइक जो मेरे से पिछला बैच था उसकी क्लासेस ली थी, तो उसके तो बीच सबसे में अमेंडमेंट लास्ट क्लासेस मेरा वगैरह बैच थी। किया है। हाँ जी, मेरा अटेम्प्ट जैसे दिसंबर था, तो मैंने जुलाई वाला अटेम्प्ट के लिए जो आपकी क्लासेस थी वो हाँ, ली थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, तो फिर सर मेनली तो मैंने आपकी बुक से पढ़ा, बुक से फिर साथ-साथ ही मैंने वॉल चार्ट्स देख लिए थे, क्योंकि जनरली क्या करते हैं लोग कि हम्म, बाद में देखते हैं, तो हम्म, उनको रेलेवेंस नहीं लगता, कुछ हम्म, अपना देखना होता है कि कुछ क्या ऐड करना है उसमें, तो हम हम्म, देखते नहीं है, फिर बाद में लगता है कि ये तो था नहीं उसमें। हम्म, तो फिर आईसीएआई आजकल काफ़ी सब्जेक्ट्स में ऐसा कर रहा है कि छोटे-छोटे पॉइंट्स, छोटे-छोटे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम्म, मेजर पॉइंट्स नहीं आते, छोटे-छोटे हम्म, पॉइंट्स से आ जाते हैं। हम्म, तो वॉल चार्ट्स मैंने साथ रखे आपकी मेन बुक को रिवाइज़ करते हुए, तो फिर जो हम्म, भी मुझे लग रहा था कि क्या ऐड करना चाहिए, हम्म, क्या-क्या और लिख सकते हैं उसमें, एग्ज़ाम्पल्स मैंने ऐड करे वॉल चार्ट्स में, उसमें स्टिक हम्म, नोट्स लगाए, और हम्म। आपका वॉल चार्ट पीछे ब्लैंक है सारा व्हाइट, और वो मेरा पूरा भरा हुआ था। मैंने हैंड अच्छा, नोट्स हैंड आपने हैंड बनाए रिटन थे। अपने खुद के वॉल चार्ट निकाले थे? हाँ जी। वेरी गुड वृंदा, मैं हर क्लास में ये कहता हूँ कि अपने हैंड रिटन वॉल चार्ट्स निकालो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और हाँ जी, आपने तो बिल्कुल वैसा ही फिर किया। हाँ जी सर, एग्ज़ैक्टली। अच्छा। और बस रिपिटेटिव रिविजन्स, उसके बाद मेन बुक छोड़ दी जब वॉल चार्ट्स अपडेट हो गए, तो उसके बाद जब भी रिविज़न करनी थी डायरेक्ट वॉल चार्ट्स, नो मेन बुक। ओके। और क्वेश्चन बैंक मैंने साथ में करा था, और उसमें क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा लग रहे थे, मतलब डेफिनेशंस वगैरह जो मेरी वॉल चार्ट्स में कवर्ड हैं, तो वो क्रॉस कर दिया था साथ-साथ। जो हम्म। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स थे, डिफरेंट क्वेश्चन्स थे, वो मार्क कर लिए थे, वही कि बाद में वही रिवाइज़ करना है, वेरी गुड। तो ऐसे करा था। सो जी। वृंदा, इसका मतलब ये एक समझे कि अगर हमने रेगुलर क्लास के साथ, यानी आपने आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स लिया हो या आईडीटी रेगुलर हाँ एग्जाम जी। ओरिएंटेड सुपर 35 कोर्स लिया हो, अगर कोर्स के साथ हम वॉल चार्ट कर ले, तो हमारा माइंड मैपिंग वॉल चार्ट पे एक बार हो गया, तो बाद में वॉल चार्ट और क्वेश्चनर्स आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। एग्ज़ैक्टली। और जब मेरा 1.5 डेज़ थे एग्ज़ाम से पहले, तो हम्म, सबसे जल्दी मेरा आईडीटी रिवाइज़ हुआ था, क्योंकि वॉल चार्ट्स थे प्रॉपर। हम्म, और और प्रॉपर रिवीजन भी हो रखी थी। तो फिर हम्म। पहले ही चार्ट्स माइंड में आ रहे थे कि हाँ, यहाँ ये चीज़ लिखी है, इस राइट साइड वहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड वो लिखा है, तो काफ़ी ईज़ी हो रहा था रिवाइज़ करने में उस टाइम। अच्छा, तो हाँ आपने जी। क्वेश्चन, जैसा बहुत सी बार स्टूडेंट्स का ये फीडबैक होता है कि सर के क्वेश्चनर्स जो है, ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चनर के पीछे फिलोसॉफी बस मेरी ये होती है कि आप ओनली क्वेश्चनर पढ़ो, तो आपको रेगुलर बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्ट आपने, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जैसे वृंदा ने किया कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क कर लिए, स्पेशली पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस या आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली क्वेश्चनर आपको हेल्प करता ही है। सो वृंदा, एग्ज़ैक्टली सर। मुझे ये जानना है और हम सभी को जानना है कि आपने 6 टाइम रिवीजन की है, यस सर। सर तो मेरे कैसे ये मेरा मैनेज अटेम्प्ट। किया? मतलब आपने क्लासेस कब कंप्लीट की एग्जाम के पहले, उसके हाँ बाद जी। में ये रिवीजन कैसे मैनेज किया? जस्ट जरूर बताइए, हम सब सुनना चाहेंगे। हाँ जी, सर एक्चुअली मेरी क्लासेस फ़रवरी में ख़त्म हो गई थी, 7 सब्जेक्ट्स इलेक्टिव रह रहा था।
हम्म। बट फेब में मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी। तो हम्म। फिर उसके बाद ऑफिस तो चल ही रहा था, तो उसके साथ मैंने रिवाइज करना शुरू कर दिया था एस एफ हम्म। एम एंड एफ आर। हम्म। और फिर उसके बाद मैंने डेज डिवाइड करे थे, जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन में 15 डेज लग रहे थे, हम्म। सेकंड रिवीजन में अराउंड 8 और 9 डेज लग रहे थे, हम्म। थर्ड रिवीजन में कुछ अराउंड 5 डेज के आसपास लग रहे थे, हम्म। और फोर्थ में 3.5 के आसपास। तो ऐसे ऐसे कम कर करके 1.5 दिन तक आ गया था। तो इस वजह से कि जब एग्जाम में एक्चुअल में 1.5 डेज ही थे मेरे पास, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं था कि मैं कहाँ से देखूं, क्या करूं, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म हम्म। करना है। तो हम्म। आई न्यू कि मैं कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, कितनी स्पीड से पढ़ना है। तो फिर वो बेनिफिट था। और साथ साथ एक और चीज थी कि जब जब मैंने रिवाइज करा था, साथ साथ एक मॉक टेस्ट लिखा था। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। मतलब एक रिवीजन पे आपने एक मॉक टेस्ट पेपर दिया, यानी लगभग 5 to 6 टाइम्स हाँ आपने एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखे है। यस, फॉर एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इलेक्टिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुन के बहुत अच्छा लगा, और एक रियली बड़ा इंसाइट है बेटा आपके लिए कि ये जो वृंदा ने स्ट्रेटेजी बनाई, यही मैं आपको क्लास में कहता हूँ, ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी। और वृंदा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ आईडीटी में या सारे सब्जेक्ट में आपने ये स्ट्रेटेजी यूज की? सर फॉर एवरी सब्जेक्ट, जैसे कॉस्टिंग था, हम्म। कॉस्टिंग में मैंने हैंड रिटन खुद से चार्ट्स बनाए थे। हम्म। लॉ के मेरे हैंड रिटन नोट्स थे सारे के सारे। हम्म। और ऑडिट का भी मैंने चार्ट से रेफर किया था। बेसिकली जब भी रिवाइज करना था, तो फर्स्ट रिवीजन के अलावा आगे मैंने ट्राई किया कि मैं समरी ही रिवाइज करूं, हम्म। ताकि एग्जाम डे में मेरे को लगे कि ये सब कुछ तो देखा देखा लग रहा है, मतलब सारा याद हो मुझे, कौन सी साइड क्या लिखा है, लेफ्ट हम्म। साइड, राइट साइड, हम्म। एवरीथिंग। हम्म। तो समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वृंदा, एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहता है कि वो रेगुलर बुक तो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हाँ समरी जी। और क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो एक डर में रहता है कि अरे क्या समरी में सब कुछ कवर हो जाएगा क्या? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एग्जाम के 3 घंटे, और वो 3 घंटे में आपको कितना याद आता है और आप कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हाँ हो। जी। तो ये जो डर लगता है कि मैं समरी कर रहा हूँ, फिर डिटेल में लिखना है, मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, तो ये डर को कैसे स्टूडेंट हैंडल करे? क्योंकि आपने जिस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी बताई है कि आपने कंसाइज करते करते एक सब्जेक्ट को कंपोज किया, और 1.5 डे की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरह से आपने यहाँ बनाई। तो ये जो स्टूडेंट्स को डर लगता है कि रिवीजन करते वक्त मेरा कुछ छूट गया जाएगा या कुछ रह जाएगा, तो उसको वो कैसे हैंडल करे? सर एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे थे, तो हम्म। उसी टाइम समरी में चेक करना है कि सारा कंप्लीट है या नहीं है समरी यस। एज अ यस। होल। हम्म। और जब हम रेपिटेटिव रिविजन्स कर रहे हैं, तो एटलीस्ट समरी हमें याद आ जाएगी एग्जाम्स में, मतलब हमें हम्म। लगता है कि याद नहीं आएगी, बट उस 3 आवर्स में अगर तुमने प्रॉपर रिवाइज करा है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड विदाउट एनी अदर थिंग्स, तो हम्म। फिर आ जाता है याद। बस दिक्कत ये होती है कि हमें हम रिवीजन नहीं करते हैं ढंग से, हम्म। या तो हम मेन बुक के पीछे पड़े रहते हैं कि वही बार बार पढ़ें, फुल मेन बुक रिवाइज करें, समरी पर हम ध्यान नहीं देते, या फिर हम्म। हम सिर्फ लास्ट के मंथ में उठाते हैं समरी की, बस तभी हम्म। कर लेते हैं, अभी तक हम्म। फुल बुक कर रहे थे। तो हम्म। ऐसा नहीं है, मैंने जैसे मई जून में समरी में पहुंच गई थी मैं, मई जून में। तो अच्छा। उसके बाद समरीज ही रिवाइज करी है मैंने हर सब्जेक्ट की, नॉट हम्म। जस्ट आईडीटी, एवरी सब्जेक्ट। अच्छा। तो फिर पहली पहली रिवीजन में प्रॉपर टाइम लगा के, उसके हम्म। बाद समरीज में कम टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली रिविजन्स मल्टीपल होंगी, हम्म। तो मल्टीपल रिविजन्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। अच्छा, यानी ये तो मैं जब सबसे बात कर रहा हूँ, और मल्टीपल रिवीजन जितना आप करोगे उतना ज्यादा हाँ जी। बेनिफिट होगा, और यही वृंदा का कहना है। वृंदा, ये बताइए, जब क्लासेस आपने किए वर्चुअल मोड में, तो क्लासेस आपको कैसे लगे और कैसे हेल्पफुल रहे? सर क्लासेस ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब तुम ऑफिस से आते हो तो थके हुए होते हो, हाँ मन हाँ नहीं करता हाँ क्लास हाँ लगाने हाँ। का। बट योर क्लास वाज वन ऑफ दोज, मतलब कि आप इतने एनर्जी से पढ़ाते थे, हम्म। प्रॉपर कस्टम्स एंड आईडी एंड जीएसटी एवरीथिंग। तो ऐसा लगता था कि सर इतनी एनर्जी से पढ़ा रहे, तो मेरे में कहीं तो एनर्जी होगी थोड़ी सी, तो वो थोड़ी जगह आके वो पढ़ा जाए। हाँ 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 तो हाँ। आपकी एनर्जी से ही हम में एनर्जी आती है कि हाँ ढंग से पढ़ना है, पूरी हम्म। एनर्जी से पढ़ना है, सोना नहीं है। क्योंकि अगर हम्म। मोनोटोनस क्लास हो एकदम, तो फिर तो नहीं पढ़ा जाता ऑफिस के बाद आने के बाद। हम्म। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल।
प्लस यू हैव कवर्ड एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल, इन डेप्थ डिटेल, तो हम्म वो चीज़ें भी याद आती हैं बाद में कि हाँ जी, सर ने ऐसे बोला था, तो हम्म। दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा। सो वृंदा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सी बार स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आप कोई कंसेप्ट को बहुत डिटेल में लेके जाते हो, बहुत ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल में लेके जाते हो, ऐसा कभी कभी स्टूडेंट का फीडबैक आता है। तो जैसा मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन डेप्थ में पढ़ लेते हो तो सेकंड रिवीजन में टाइम कम लगता है और रिवीजन करते वक्त आपको पूरी चीजें याद आती है। इस पे आप क्या कहना एग्ज़ैक्ट चाहोगे? एग्ज़ैक्टली सर, मतलब फर्स्ट टाइम इन डेप्थ स्टडी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म फर्स्ट टाइम तुम्हें जितना अच्छे से, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स के साथ, जितनी एनर्जी से पढ़ाया जाएगा, तुम्हें हम्म उतना ही बाद के रिविजन्स में आसानी होगी। कि फर्स्ट टाइम हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि अच्छा ऐसा हुआ, तो वो बाद में याद ही नहीं आएगा। हम्म तो फर्स्ट टाइम में जितने एग्ज़ाम्पल्स होंगे, जितने आपके वो ग्राफिक्स हैं बुक में, वो हम्म सब कुछ माइंड में जाएगा। तब हम्म जाके आगे वाले रिविजन्स में वो हेल्प करेगा कि हाँ, ऐसा बना था बुक में, ऐसा सर ने पढ़ाया था, ये एग्ज़ाम्पल दिया था। हम्म। तो उसी की वजह से रिविजन्स ईज़िली हो जाती हैं उसके बाद वाली। बिल्कुल सही वृंदा। वृंदा, वैसे आपके कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग थे सीए फाइनल में? एक्चुअली मुझे लॉ काफ़ी पसंद है, मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लॉ ही है, ऑडिट तो किसी को पसंद नहीं होता। सेकंड ग्रुप में भी आईडीटी हो गया, डीटी हो गया। हम्म। तो लॉ वाले सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे बहुत अच्छी बात है। हमेशा। अरे हाँ मेरे जी। जैसा था बिल्कुल, क्योंकि मैं जब एग्जाम दे के आया तो मैंने कहा कि भाई डीटी आईडीटी लॉ, मुझे पता है कि मैं अबव 75 जाऊंगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मत पूछना क्या होगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत मजा आता था, यानी हर लाइन को इंटरप्रेट करना, उसके अलग अलग पैरामीटर्स में उसको देखना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। चलो अच्छी बात है। तो वृंदा, मुझे ये बताइए, आर्टिकलशिप आपकी कहाँ थी? सर आर्टिकलशिप मेरी जैन एसोसिएट फर्म में है, वो पंचकुला की एक फर्म है, वहाँ हम्म। से थी। तो ये जैसे आपको एग्जामिनेशन लीव कितनी मिली थी? 4 मंथ्स 4 मंथ्स। तो ये बहुत एक्सक्लूडिंग इंपॉर्टेंट। द ट्रेनिंग। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हाँ फोर जी। मंथ्स की लीव मिली और आपने दोनों ग्रुप हैंडल किए, तो आपने प्लानिंग कैसे बनाई? क्योंकि इंटर होने के बाद ओके, आपने क्लासेस की प्लानिंग कैसे की? कैसे, क्या डिसाइड किया कितने दिन पहले आपके क्लासेस हो जाने चाहिए? और फिर दोनों ग्रुप आपने कैसे हैंडल किए? मैं बहुत सारे सवाल पूछ लूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप याद हाँ जी, मुझे हाँ जी। आंसर देना श्योर, कि दोनों ग्रुप कैसे मैनेज किए। क्या आपने पर डे मल्टीपल सब्जेक्ट लिए या फिर सब्जेक्ट्स को आपने डे वाइज कंप्लीट किया? किस तरह से पढ़ा आपने? सर एक तो स्टूडेंट की आदत होती है हमेशा, क्योंकि हम्म जब भी वो ऑफिस से आते हैं तो फिर लगता है कि हम्म। आज तो मन नहीं कर रहा, आज तो नहीं लगाएंगे हाँ क्लास। हाँ। तो आई वाज रियली रेगुलर इन माय स्टडीज। हम्म मतलब अगर कुछ भी हो जाए, चाहे ऑफिस में 8 बजे आ रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ, एटलीस्ट हम्म एक क्लास तो लगानी है। तो हम्म हम स्टार्टिंग से ही मैंने क्लासेस में कभी ऐसा नहीं करा कि मतलब डिले करूँ बेफालतू का। हम्म आई वाज वेरी रेगुलर। तो हम्म फिर लास्ट में मुझे, लास्ट के 2-3 महीने में था कि मुझे 2-2 क्लास लगानी पड़ रही थी एक दिन में। हम्म वो थोड़ा हेक्टिक थोड़ा और हो जाता है। बट हम्म। अदरवाइज़ इट वाज़ फाइन। तो अगर हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर एक क्लास लगा रहे हैं, तो हम्म। बाद में इतना प्रेशर नहीं आता है, टाइमली कवर हो जाती हैं क्लासेस, कोई इश्यू नहीं आता उसमें। तो आपने सीए इंटर क्लियर होने के बाद कब से क्लास लगाना, यानी पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल कब से स्टार्ट हाँ किया जी। था कोचिंग लेना? सर मेरी जो इंटर थी नवंबर 18 में हुई थी। हम्म फ़ेब में मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी, फ़ेब 19 में। हम्म। तो अराउंड जुलाई अगस्त में आई स्टार्टेड माय कोचिंग। अच्छा, तो पहले आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट किए या थियोरेटिकल, और फिर आगे कैसे किया उसको? सबसे पहले मैंने एसएफएम ली थी, हम्म उसके बाद कॉस्टिंग ली थी हम्म और उसके बाद एफआर ली थी। तो हम्म। एफआर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एफ आ जाए। जनरली लोग उसको लटका देते हैं, कि हाँ स्लो स्लो हाँ। करते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके सही बाद है। ऑडिट आ जाता है। हम्म। तो फिर उतने में तो बंदा कहता है कि एक ही ग्रुप होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो सब कुछ। तो फिर हम्म। क्लासेस तो टाइम से लगानी पड़ती है। अगर अच्छा। क्लासेस में हम डिले कर रहे हैं तो फिर तो रिविजन्स कम हो जाती हैं, तो उसमें और इश्यू आ जाता है फिर।
तो आईडीटी आपने सबसे लास्ट में लिया, जो ताजा ताजा था एग्जाम के लिए। हाँ जी, और आईडीटी सबसे मैं भी लास्ट में, सजेस्ट करता हूँ सीएसटी। कि डीटी और आईडीटी आप लास्ट रखें, स्पेशली आईडीटी आप लास्ट रखें, सो दैट कि अभी पढ़ा और अभी एग्जाम में लिख लिया आपने। एग्जैक्टली। यस। सो एक सवाल जो अभी तक मैंने जितने भी यहाँ बातचीत की है, इंटरव्यू लिए है, मैंने पूछा नहीं, पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आईडीटी जो है आपका लास्ट पेपर होता है, और पहले 7 पेपर में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो पेपर एग्जैक्टली। देके। तो आप कैसे मैनेज किया आपने आखिरी के 2 दिन, क्योंकि ये है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहता है और स्टूडेंट ये मेंटेलिटी में होता है कि बस ये हो जाए यार, कंप्लीट हो जाए और एग्जाम हो जाए। तो आपने कैसे एग्जैक्टली हैंडल किया इसको? सर, एक्चुअली मैंने उससे पहले एक बार प्रॉपर 16 डेज का स्टिमुलेशन करा था एग्जाम्स का। आई मीन अच्छा। मतलब डेट डेढ़ दिन वही प्रॉपर सुबह 2 से 5 एग्जाम लिखना, मॉक टेस्ट। हम्म। उसके बाद फिर 1.5 दिन का गैप, फिर अगले 1.5 दिन बाद 2 to 5 फिर से एग्जाम लिखना, वही सब 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, वही सब कुछ। हम्म। और उसको फिर अपने अपने जो आंसर्स हैं उनको सजेस्टेड आंसर्स प्लस किसी एक रैंकर की जो आंसर हमारे पास होते हैं जो भी मार्क्ड वाले, तो हम्म। उनसे कंपेयर किया था कि हम्म। रैंकर को कहाँ मार्क्स नहीं मिले, सजेस्टेड आंसर में क्या है, मैंने क्या लिखा है, ये तीनों चीजें एनालाइज की थी। तो फिर अगर 1.5 दिन मैंने पूरा स्टिमुलेट किया, 16 दिन, तो फिर हम्म। जब फाइनल वाले हो रहे थे तो मेरे को यही लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ये करा हुआ ऑलरेडी, तो नॉट अ बिग डील। तो तो फिर वृंदा, मुझे सच कहूँ तो एक बहुत बड़ा इंसाइट जो अभी मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, पर आपने मुझे पहली बार ये बताया कि आपने एक स्टिमुलेशन तैयार किया और एग्जामिनेशन, वो एनवायरनमेंट तैयार किया जिसमें पेपर कैसे लिखा जाए। तो सारे दोस्तों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर कीजिएगा, अगर आपको टाइम मिलता है तो ये जरूर कीजिएगा, सो दैट कि वो 3 घंटे का आप मॉडल पेपर दे रहे हो, आप 1.5 दिन में रिवाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एग्जाम में हेल्प होता ही है। और आपके सामने बेटा एग्जाम्पल है कि वृंदा ने ऐसा करके ऑल इंडिया रैंक 33 लिया है। सो वृंदा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे आपसे इनपुट्स मिले। मुझे ये बताइए कि जब रिजल्ट लगा तो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स का क्या कहना था, स्पेशली वो रिलेटिव जो होते हैं कि अरे सीए, अब हमें निगेटिव वे में देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ा? फ्रेंड्स का तो सर ऐसा था कि उन्होंने मुझे देखा ही हुआ था पहले भी कि हाँ चलो इसका, तो वो कहते थे उल्टा कि तेरा तो रैंक आ जाएगा, बस मैं क्या, मैं पास हो जाऊं बहुत है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर रिलेटिव्स का तो होता ही है कि हम्म। क्या बना, सीए बन गई, अच्छा कितनी जॉब लगेगी। तो थोड़ा मजा आता है ना कि जो रिलेटिव ऐसा सोचते थे कि तो नहीं बनेगी, वो सीए बनने के बाद जब उनको हम बताते हैं कि सीए बन गए, तो मजा आता है। ऑब्वियसली ऊपर से एज मेरी 22 है, तो उनको है कि 22 एज में ही बन गई, तो ऑब्वियसली वो तो एक अलग ही मजा होता है इस एज में बनने का। बहुत बहुत बढ़िया वृंदा। आ, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने सच में जिस तरह से पढ़ाई किया है, ये एक अच्छा मॉडल है, और मैं हर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि आपकी रेगुलर बुक जल्दी छूट जानी चाहिए, रेगुलर के साथ साथ रिवीजन पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे आपने जो लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी बनाई बताई है वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी कि एक आपने स्टिमुलेशन तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया एग्जाम का, जो आप डेफिनेटली आपको एग्जाम में उसने कॉन्फिडेंस दिया होगा। हाँ जी सर, तो डेफिनेटली। वृंदा, आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? और मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट, ओके, यहाँ जब रैंकर स्टूडेंट बनता है, ओके, तो कौन सी चीजें उसको ऐसी करनी पड़ती है कि वो रैंक बन जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो जाए? जैसा मैं देखता हूँ कि मैं सच में कहूँ, मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, मैंने 12th में जनरल साइंस लिया था, और मेरे मैथ्स के टीचर ने कहा था कि ये विशाल भट्टर का मैथ्स का पेपर अच्छा गया, मतलब सबका अच्छा गया। मुझे वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझ में नहीं आती थी बात। लेकिन फिर बाद में सीए में आया, और सीए में आके फिर यस इसको कंप्लीट किया। तो मैं ये कहानी अपने लेक्चर में तो सबको हर बार सुनाता हूँ, पर आज हम आपसे सुनेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सीए क्लियर होना ही चाहिए, साथ साथ में रैंक भी लेना चाहिए। सर
ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट बाय बर्थ ऐसा नहीं होता कि वो रैंकर है। तो मे बी देयर मे बी सम गिफ्टेड स्टूडेंट्स बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज़ कि मतलब कि हाँ, कि रैंकर है कि एक बार पढ़ूँ मेरे को याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेरे को बार-बार पढ़ना पड़ता है। हम्म। तो ओनली डिफरेंस इज़ हार्ड वर्क। हम्म। हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म। अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हो, तो एनीबॉडी कैन बी अ रैंकर। इफ आई कैन बी तो एनीबॉडी कैन। तो सो यस हाँ जी। यस वृंदा। यस सर, तो बस यही है कि रोज़ पढ़ो और सीरियस रहो पढ़ाई में, ऐसे मज़ाक में नहीं लेना। सीए फाइनल ईज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ये तो इसका। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया की, और एग्ज़ैक्टली। आपने सही कहा कि इसको हमें सीरियस ही लेना पड़ेगा। हाँ जी। सो जैसे दोस्तों वृंदा ने कहा कि आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीए फाइनल एग्जाम में क्लियर होने के लिए। बस आपको यही करना है और जरूर आप भी रैंक पे आओगे। सो वृंदा, अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपसे बातचीत करके थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लाइफ में आप सक्सेसफुल रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आने वाले आपके सारे ड्रीम जो आपने सोच के रखे हैं अपने लिए वो पूरे हो। ये मेरी बेस्ट थैंक्स अ विशेस लॉट सर। आपके साथ है। थैंक यू वृंदा, थैंक यू बेटा। थैंक्स।